नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 28 जुलाई है और इस तारीख का संबंध है कोमागाटा मारू जहाज़ की त्रासदी से। कनाडा एक निहायत उदारवादी देश है, इतना कि अगर गूगल पर कनाडा मीम्स सर्च करेंगे, कनाडा मीम्स, तो पहला ही मीम ये मिलेगा। आप कैसे पहचानोगे कि कोई कनेडियन है? उससे टकरा जाइए, वो आपसे खुद माफ़ी मांग लेगा। इतना उदार कि जिसे अमेरिका में लेफ्ट विंग कहते हैं, उसे कनाडा वाले कहते हैं सॉरी टू एक्सट्रीम राइट। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। साल 2019 में उनकी एक पुरानी फोटो लीक हो गई थी। पिक्चर में उन्होंने अपने चेहरे पर भूरे रंग का पेंट लगाया हुआ था। दरअसल वो 2001 में जब एक स्कूल में टीचर थे, तब अरेबियन नाइट्स थीम वाली एक पार्टी में शामिल होने गए थे और एक किरदार के रूप में देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब ये पिक्चर मीडिया के हाथ लगी तो कनेडियन मीडिया में हंगामा हो गया। हंगामा इसीलिए क्योंकि पश्चिम में नस्ल भेद का एक दर्द भरा इतिहास है। मजाक के लिए भी ऐसा किया जाना नस्ल भेद की कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसे ही जैसे जर्मनी में आप मजाक में भी हाइल हिटलर नहीं बोल सकते। इस घटना के बाद ट्रूडो को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ये तो है आज का कनाडा, जहां पड़ोसी देश अमेरिका में इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा है कि 2016 में ट्रंप अपने पूरे चुनावी कैंपेन में इसी को केंद्रीय मुद्दा बनाए रखते हैं। वहीं कनाडा की कुल जनसंख्या में 5 में से 1 यानी कि 20% व्यक्ति इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन इसी कनाडा का इमिग्रेशन और नस्ल भेद को लेकर एक काला इतिहास है। हम आपको इस इतिहास की 2 घटनाएं बताने जा रहे हैं, जिससे आपको कनाडा के नस्ल भेदी और रंग भेदी इतिहास का पूरा तिया पाचा समझ आ जाएगा। पहली घटना 5 मई 1939 की है। जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप से बचने के लिए 907 यहूदी हैम्बर्ग जर्मनी से एक जहाज़ पर बैठे। जहाज़ का नाम था सेंट लुइस। ये लोग अपना घर, परिवार, सामान सब कुछ खो चुके थे। उनके पास सिर्फ एक बेशकीमती चीज़ बची थी, वो था क्यूबा में घुसने के लिए एंट्रेंस वीज़ा। 30 मई को यह जहाज़ हवाना पहुंचा, पर क्यूबा ने इसमें सवार लोगों को शरण देने से इनकार कर दिया। शिप पर मौजूद लोगों ने दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी जर्मनी से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त जर्मनी बहुत ताकतवर मुल्क होता था। अब इसकी तुलना आज के समय से कीजिए। आज दुनिया भर में होलोकॉस्ट को लेकर दुख मनाया जाता है, याद में शोक सभा आयोजित की जाती है। लेकिन इसका चक्कर यह है कि अपने वक्त की पॉपुलर नैतिकता को अपनाना बहुत आसान होता है। आज होलोकॉस्ट को बुरा कहना, यहूदियों के प्रति संवेदना जताना सर्व स्वीकार्य है, इसीलिए आसान है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। कुछ ही लोग सही को सही कहने और करने की हिम्मत रखते थे। इस मामले में आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है। आज भी पॉपुलर कॉज के लिए खड़े होना आसान है, लेकिन चाहे पर्यावरण के नष्ट होने का मामला हो या जानवरों के उत्पीड़न का, हम उतने ही नैतिक हो पाते हैं जितना समाज हमें आसानी से होने देता है। इस छोटे से रैंट के लिए माफ़ी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। लैटिन अमेरिकी देशों से निराश होकर सेंट लुइस जहाज़ कनाडा पहुंचा। कनाडा के प्रधानमंत्री थे उस जमाने में मैकेंजी किंग। उन्होंने जहाज़ पर मौजूद लोगों की लिस्ट देखी और उसे कैंसिल करते हुए कहा, ये कनाडा की प्रॉब्लम नहीं है। पर ये केवल एक लिस्ट तो थी नहीं। जैसा शिंडलर्स लिस्ट फिल्म में आइजैक स्टर्न कहता है, लिस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि ये लिस्ट नहीं, जिंदगी है। हालांकि शिंडलर्स लिस्ट की तरह यहाँ यहूदियों को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं था। मर्फीज लॉ को फॉलो करता हुआ सेंट लुइस जहाज वापस यूरोप की ओर लौटा। मर्फीज लॉ का मतलब किसी नियम से नहीं है, बस एक कहावत है कि जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होकर रहेगा। यूरोप पहुंचने पर जहाज़ में मौजूद कुछ लोगों को ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने यहाँ शरण दी, लेकिन बहुत से लोग जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप्स में मार दिए गए। कहने को तो ये हिटलर वाले जर्मनी की गलती है, लेकिन एथिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप अगर कुछ नहीं करते और उससे कुछ गलत होता है आपके कुछ न करने से, तो ये भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जैसा श्री पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के अंकल जी बेन पार्कर कह गए थे, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। अब यहाँ कहने को कनाडा ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध की पगडंडी पर चलते हुए ये घटना कनाडा के माथे पर हमेशा के लिए एक कलंक बन के रह गई, जिसके लिए समय समय पर कनाडा का हर प्रधानमंत्री माफ़ी मांगता रहता है। अब आप पूछेंगे कि 1939 में घटी इस घटना का आज के भारत से क्या लेना देना है? तो लेना देना ये है कि आज ही के दिन यानी 28 जुलाई को ऐसा ही सुलूक भारतीय लोगों के साथ भी हुआ था। सन 1900 में, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कनाडा भी तब ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा था ऑब्वियसली। इसीलिए अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कई भारतीय सैनिक रिटायर होकर अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा बसने चले जाते थे।
इनमें से अधिकतर लोग उस जमाने में सिख थे। 1908 तक आते आते करीब 4000 भारतीय कनाडा में सेटल हो गए थे। भारतीयों की बढ़ती संख्या को देखकर कनाडा ने ब्रिटेन से इसकी चिंता जाहिर की। ब्रिटेन ने भी माना कि कनाडा गोरे लोगों का देश है। इसी के चलते 1908 में कनाडा ने एक कानून पास किया जिसका नाम था कंटिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन। इस कानून के तहत कनाडा में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए कुछ शर्तें तय कर दी गई। मसलन कनाडा आना है तो आप जिस देश के नागरिक हैं वहां से आपको सीधी यात्रा करके आना होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत से चीन जाए और वहां से फिर कनाडा जाए तो वो गैर कानूनी माना जाता उस कानून के हिसाब से, और ऐसे व्यक्ति को कनाडा में प्रवेश की मंजूरी नहीं मिलती। इसके अलावा कानून में एक नियम यह भी था कि कनाडा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास $200 होने चाहिए तभी प्रवेश मिलेगा। ये अजीबोगरीब नियम केवल भारतीयों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, क्योंकि उस समय लंबी दूरी की यात्रा पानी के जहाज से होती थी और कोई भी जहाज भारत से डायरेक्ट कनाडा जा नहीं सकता था क्योंकि वो फीसिबल नहीं था। उस समय बाहर रह रहे भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया। कनाडा के कुछ नागरिकों ने भी उनका समर्थन किया। इनमें से एक थे रेवरेंड डॉक्टर विल्की, जो इससे पहले 20 साल यानी 2 दशक तक भारत में रह चुके थे। उन्होंने प्रशासन से कहा कि भारतीय भी ब्रिटिश साम्राज्य के ही नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भी वहां रहने का पूरा हक है। इस बात पर कनाडा की सरकार और लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास तर्क की कोई जगह नहीं थी। इसे ऐसे समझिए कि वैंकूवर में उस समय एक बैले गीत बहुत फेमस हुआ था जिसके लिरिक्स थे वाइट कनाडा फॉरएवर, जिससे आप लोगों की मंशा को समझ सकते हैं कि कनाडा हमेशा हमेशा के लिए गोरों का मुल्क रहे। अब कनाडा से सीधे हांगकांग चलते हैं। उस समय हांगकांग में एक भारतीय बिजनेसमैन रहा करते थे, नाम था गुरदीत सिंह। यहाँ वो कुछ भारतीयों से मिले जो कनाडा जाना चाहते थे ताकि वहाँ एक बेहतर जिंदगी तलाश सकें। गुरदीत को लगा कि ये व्यापार का एक अच्छा मौका भी है। उन्होंने एक जहाज किराए पर लिया जिसका नाम था कोमागाटा मारू। पहले इसे कोयला ढोने के काम में लाया जाता था। गुरदीत को कनाडा के कानून का पता था, लेकिन वैंकूवर में खालसा दीवान सोसाइटी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कनाडा पहुंचने पर वो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल 1914 को कोमागाटा मारू ने कनाडा की तरफ यात्रा शुरू की। इस समय जहाज में 165 लोग थे। जापान से उसमें 114 लोग और सवार हुए, जिनमें अधिकतर आर्मी से रिटायर हुए सिख फौजी थे। इन लोगों को लगा कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने लड़ाई की है, इसीलिए उन्हें कनाडा में उतरने की अनुमति मिल जाएगी। 23 मई को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन जहाज के पहुंचते ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें घेर कर किनारे से 1 किलोमीटर दूर रोक दिया। उनके पूरे जहाज को उतरने की अनुमति मांगी गई तो नियमों का हवाला देते हुए इनकार किया गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जहाज पर खाना और पानी खत्म होने लगा। गुरदीत ने ब्रिटेन से लेकर भारत तक मदद के लिए टेलीग्राम्स भेजे उस वक्त, पर वहां से कोई मदद आई नहीं। कनाडा में रह रहे भारतीयों ने पैसे इकट्ठा कर एक वकील भी नियुक्त किया और कोर्ट में अपील दायर की, पर इसका कोई फायदा हुआ नहीं और 7 जुलाई को उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। बात केवल इतनी ही नहीं थी कि लोगों को कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया, अधिकारियों ने जहाज पर खाना और पानी पहुंचाने पर भी रोक लगाई। 2 महीने तक 376 लोगों को बिना खाना और पानी के जहाज पर रहना पड़ा। कैनेडियंस के लिए उस वक्त ये बस एक सर्कस था। रोज भीड़ इकट्ठा होती और वो गाना गाते रहते, वाइट कनाडा फॉरएवर, लॉन्ग लिव द किंग। अंत में 23 जुलाई को कोमागाटा मारू को वापस लौटा दिया गया। बड़ी मुश्किल से केवल 20 लोगों को कनाडा में उतरने की इजाज़त मिली। जहाज पर मौजूद लोगों ने सोचा कि चलो वापस वहीं लौट जाएंगे जहां से आए थे, लेकिन फिर वही कमबख्त मर्फीज लॉ, जो सबसे बुरा हो सकता था वही हुआ। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हुई। जहाज अब न हांगकांग उतर सकता था और न ही जापान। ब्रिटिश हुकूमत के आदेश पर जहाज को सीधे कलकत्ता, आज के हिसाब से कहें तो कोलकाता, लाना पड़ा। 27 सितंबर को जहाज भारत पहुंचा। अब ये देश अपना था, लेकिन हुकूमत किसी और की थी। जहाज को चारों ओर से घेर लिया गया। पुलिस को आदेश था कि गुरदीत सिंह और करीब 20 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जहाज पर मौजूद लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। नतीजतन पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, जिससे 28 लोगों की मृत्यु हुई। आज कनाडा की कुल आबादी के 4% लोग भारतीय मूल के हैं। जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में 4 मंत्री भी भारतीय मूल के हैं। भारतीयों का चुनावी महत्व इतना है कि 2008 में प्रधानमंत्री हार्पर ने कोमागाटा मारू घटना के लिए सरेआम माफ़ी मांगी, लेकिन लोग इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री संसद में माफ़ी मांगे। इसके चलते 2016 में जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना के लिए संसद में माफ़ी मांगी। किंतु माफ़ी मांग लेना आसान है। ये भी सच है कि वर्तमान को इतिहास का पूरा दोष नहीं दिया जा सकता ऑब्वियसली, लेकिन आज की नैतिकता सुलभ है। कल जो कुछ गलत हुआ आज साफ दिखता है, लेकिन इतिहास हमें इस बात पर तोलेगा कि क्या हम वो सब देख पाए जो आज गलत है, वो सब कह पाए जिसे आज कहना आसान नहीं है। हम जो भी शक्ति और सुविधाएं मिली हैं हमें, उनका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, मारने के लिए
या बचाने के लिए। शक्ति की बात पर शिंडलर्स लिस्ट का एक और कथन याद आता है, असली शक्ति तब है जब हमारे पास मार देने के लिए सारे तर्क मौजूद हों, लेकिन फिर भी हम जान बख्श दें। इसीलिए ये बार बार सोचिए कि क्या कोई आपके देश के दरवाजे पर है और आप दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको तारिक का ये एपिसोड कैसा लगा। इसे लिखा था कमिल ने, शूट किया था हमारे साथी जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।